नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। और दोस्तों, राजनीतिक विषय पर समीक्षा करने वाले हैं और उस राजनीतिक विषय के सबसे बड़े कारक है सचिन पायलट, जिसके चलते राजस्थान में तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को बल मिल रहा है और कैसे यहाँ बलवान पूनिया की टिकट भी खतरे में आ सकती है। दोस्तों, इसके अगर फलीभूत होता है ये संगठन, तो इसके बारे में विस्तार से आपको आगे बताने वाले इस राजनीतिक समीक्षा में। दोस्तों, बात करते हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। तो सबसे पहले आज एक बहुत बड़ा दुखद दुर्घटना हुई। दोस्तों, कर्णपुरा के पास पेड़ से कार टकरा गई, 2 व्यक्तियों का निधन हो गया। और ये कार अनियंत्रित उस समय हुई जब सड़क पर अचानक कोई जानवर आ गया था और 2 लोगों की, जिन लोगों की मौतें हुई दोस्तों, उनमें भट्टू सूर्य अस्पताल के संचालक डॉक्टर नरेश वर्मा 37 वर्षीय भी थे और गौतम पुत्र हंसराज नायक 20 वर्षीय, ये इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और दोस्तों, इसके अलावा 2 मोहनलाल और श्याम सुंदर घायल हुए, जिनको हरियाणा के हिसार अस्पताल में भर्ती कराया गया। और दोस्तों, डॉक्टर नरेश के पिता ने मर्ग दर्ज करवाई और दोस्तों विस्तार से बताया कि पल्लू से लूणकन सर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में किसी जानवर के आने से उनकी कार जो है अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसके अलावा दोस्तों, गणेशपुरा बास में कल 17 मई को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और ये रक्तदान शिविर जो है स्वर्गीय दिलबाग सिंह नांगल की जयंती पर वीडीएस प्लेस के जस्ट पीछे राजगढ़ रोड पर जो साई इन्फो सोल्यूशन एकेडमी है उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम बताएं, 19 मई को शनि जयंती के अवसर पर वार्ड नंबर 19 में शनिदेव जी के मंदिर में विशाल जागरण का आयोजन और भंडारे का आयोजन दोस्तों किया जा रहा है, जो कि हर वर्ष इस मंदिर में शनिदेव जी की जयंती मनाई जा रही है। और प्रत्येक शनिदेव जी के मंदिरों में 19 मई को उनके जयंती अवसर पर धूमधाम के साथ जयंती मनाई जा रही है। और दोस्तों, इसी के साथ ही 22 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती पर मलसीसर गांव में भी एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में सुबह 8 बजे से करशन जांगीर सहित अनेक ग्रामीणों द्वारा इसमें सहयोग और सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो ये रक्तदान शिविर वहाँ भी एक लग रहा है। और परबल जी की कुटिया में लगातार श्रीमद् भागवत कथा का वाचन जारी है, जो कि 13 मई से प्रारंभ हुआ था, 19 मई तक चलेगा। 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा का वाचन इसमें किया जाता है। इसके अलावा सीताराम सैनी, गिरधारी सैनी आदि उनके नए भवन का दोस्तों उद्घाटन समारोह और गृह प्रवेश कल किया जाएगा। और इस अवसर पर आज रात्रि को विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो आज एक बहुत बड़ी नकली घी की कार्रवाई भादरा में हुई। मनोज जिंदल के विरुद्ध, जो कि घी के व्यापारी है, उनके विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज किया गया। और ये मुकदमा वीआरएस फूड लिमिटेड दिल्ली की कंपनी द्वारा ये दर्ज करवाया गया, क्योंकि चक 7 डीपीएन के एक व्यक्ति राजकुमार द्वारा अपने विवाह आदि कार्यक्रम के लिए 7 टीन पारस के घी के लिए गए थे। लेकिन जब घर जाकर उन टीन को खोला गया तो उनमें अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और जो घी है वो डुप्लीकेट और नकली होने का सा एहसास उनको हुआ। वापस देने का प्रयास करने लगे तो लिया नहीं गया। उसके बाद में उन लोगों ने शिकायत की और आज मुकदमा दर्ज हुआ है मनोज जिंदल पर डुप्लीकेट घी को लेकर। दोस्तों, उससे पहले भी एक इसी प्रकार का पारस की पैकिंग में नकली घी बेचने का मामला भादरा में उजागर हुआ था। लगातार इस प्रकार से मिलावटियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं मिलावटियों का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में सोया हुआ प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की, तो 21 मई को भादरा में वीडीएस पंप के सामने रॉयल इनफील्ड जय ऑटो गैरेज का भी भव्य उद्घाटन समारोह 9:15 बजे सुबह होने जा रहा है। दोस्तों, विकास सुथार पुत्र जयमोहन सुथार के इस संचालक के द्वारा दोस्तों कम से कम यहाँ जो स्वागत करने वाले हैं वो बड़ी संख्या में इनके मित्र और इनके परिजन
संबंधी वगैरह और रामजी लाल गोदारा के अलावा माडूराम गोदारा, विनोद सैनी, राजेश महिला, सतपाल गोदारा, अजय गोदारा और इसके अलावा पवन सुथार आदि अनेक सहयोगी यहाँ इस वक्त उपस्थित रहेंगे। भव्य आयोजन के रूप में इसका उद्घाटन बांद्रा में पहला रॉयल इनफील्ड का ये गैरेज होगा, जहाँ इनफील्ड के बाइक को भी संवारा जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पिछले 2 दिन पहले 17 विभिन्न भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है दोस्तों। इनमें 8 भर्तियों की तो डेट निश्चित कर दी गई है, जबकि 9 ऐसी भर्तियां हैं जिनके माह को तो दर्शाया गया है, लेकिन डेट अभी इनकी दिखाई नहीं गई है। और इन भर्ती जो कुल भर्तियां हैं दोस्तों 11,226 है, तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। भर्तियों की सूची मैं अगर आपको जल्दी से जो 8 भर्तियां हैं उनके बारे में अगर बताऊं, सूचना सहायक की भर्ती लगभग 2730 के करीब इनमें पद है, 9 सितंबर को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। और कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती जो है 17 सितंबर को होगी। 5368 के करीब इसमें भी पद है। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती पहली पारी की 24 सितंबर को होने जा रही है, 385 के करीब इसमें भी पद है। और संविदा नर्स भर्ती दूसरी पारी की जो है 24 सितंबर को होगी। इसके अलावा दोस्तों अनेक ऐसी भर्तियां हैं जो इसके बाद में लगातार जारी है, लेकिन निकट भविष्य में जो है 9 सितंबर को प्रथम भर्ती जो है सूचना सहायक भर्ती वो एकदम नज़दीक है। तो इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बहुजन समाज पार्टी की आज एक बैठक आयोजित की गई अंबेडकर भवन में, जो कि पूर्व निर्धारित थी। इस बैठक में दोस्तों हनुमानगढ़ के जिला प्रभारी राजस्थान के राजकुमार चावरिया भी इसमें उपस्थित हुए। और इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में बाजीगर प्रदेश महासचिव है वो भी राजस्थान के इसमें उपस्थित हुए। और लोकल यहाँ बसपा बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेतागण इसमें उपस्थित हुए। और ख़ास तौर से जो वक्ताओं ने इसमें अपने अपने संबोधन दिए। बड़े बड़े जब चुनाव आते हैं तो नेताओं द्वारा बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, और विशेषकर SC ST और जो दलित वर्ग के वोट बैंक है उसको लुभाया जाता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वादा एक भी पूरा नहीं किया जाता। इस बार संभल कर वोट करने की बात कही जा रही है। और भ्रष्टाचार को मिटाना है, नशा मुक्त भारत को बनाना है, गुंडागर्दी खत्म करनी है। इस विजन पर चुनावों की भी घोषणा हो रही है। और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से 200 विधानसभा पर चुनाव लड़ रही है, इसकी घोषणा भी पहले ही हो चुकी है। लेकिन इसको लेकर एक और बड़ा आयोजन 24 मई को हनुमानगढ़ जंक्शन के अग्रसेन भवन में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेने की अपील नेताओं द्वारा की गई है। और इस बैठक में, इस कार्यक्रम में दोस्तों विधानसभा प्रभारी बलवंत मेघवाल, छोटू खान विधानसभा उपाध्यक्ष है, शंकर लाल नाइक, भूप सिंह वाल्मीकि, बलवीर मेरड़ा, सुखविंदर सिंह, धर्म सिंह और सादी राम भागीरथ, ओम प्रकाश सुरेंद्र, माडूराम वाल्मीकि और सुरेश वेद प्रकाश मान, बलवान, दीपक रोहतास सहित अनेक कार्यकर्ता इस बैठक में पहुंचे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें एक ऐसे भामाशाह की जिन्होंने लगभग दर्जन के करीब गौशालाओं में 50-50 हज़ार की जो राशि है वो दान दी है। लगभग 17 लाख रुपए, 17,01,000 रुपये का दान दिया है। और अपने पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर भामाशाह चौधरी स्वर्गीय भूप सिंह सिहाग की दूसरी पुण्यतिथि पर दोस्तों 15 मई को जो कल गई है दोस्तों, इस अवसर पर उनके सुपुत्रों द्वारा ये दान दिया गया है। अगर मैं डिटेल आपको जल्दी से बताऊं तो मुंसरी गौशाला को 50,000 रुपये दान दिए गए, भेंट दिए गए हैं।
नीमला गौशाला समिति को भी 50,000, मंदपुरा को भी 50,000, अरिडकी गौशाला को भी 50,000 और देईदास गौशाला को भी 50,000, गंदेली गौशाला समिति को भी 50,000, 34 RWD गौशाला को भी 50,000, जबकि कनवानी गौशाला को 50,000, निर्वाणी गौशाला को 50,000 और बावलदेसर गौशाला को भी 50,000, श्याम मंदिर गड्डी छानी का जो है उनको भी 50,000, जबकि बिरकाली का मुख्य द्वार 5 लाख की कीमत से बनाया गया और 32 RWD मुख्य द्वार 5 लाख की लागत से दोस्तों बनाया गया। गौशाला लालपुरा को भी 50,000 और नंदीशाला गंदेली को 1 लाख के रूप में चौथी किस्त दी गई, जबकि गौशाला लालपुरा को 50,000 के रूप में तीसरी किस्त दी गई है। तो इस ऐसे बामासा और दानदाताओं का सदैव दोस्तों सत्कार होना चाहिए और उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। अनेक दानदाताओं को गौशालाओं में अगर आप गायों की सेवाओं के लिए दान देते हैं तो इससे बड़ा दान और क्या होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं उस मूल विषय पर आते हैं जिसको लेकर जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है राजस्थान में, उसके ऊपर अब हम विस्तार से बात करने वाले हैं। सचिन पायलट की और अशोक गहलोत की जंग दोस्तों प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है लगातार। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सचिन पायलट के चलते ही ये तीसरा मोर्चा और जो नया समीकरण राजस्थान में बन रहा है दोस्तों, इसकी संभावनाएं बड़ी है क्योंकि सचिन पायलट लगातार दोस्तों जो अपनी जन संघर्ष यात्रा थी उसके द्वारा मैसेज दिया है और 3 मांगे रखी है। जन संघर्ष यात्रा में अपार समर्थन सचिन पायलट को मिला है और स्पष्ट रूप से कहा है कि अब वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, अर्थात आर पार की जंग करने के मूड में अब सचिन पायलट आ चुकी हैं। अशोक गहलोत कुछ दिनों से शांत हो रहे हैं और इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सचिन पायलट अब कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बेशक कर्नाटक में प्रचंड जीत हुई है और अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था कि अब हो सकता है सचिन पायलट पर गाज गिर जाए, लेकिन सचिन पायलट पर गाज गिरने की संभावनाएं दिखाई नहीं देती क्योंकि कांग्रेस संभल कर चलना चाहती है, सभी को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक में यही भूल लगभग भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है और वहाँ से सत्ता से बाहर हो चुकी है। तो अब कांग्रेस की प्राथमिकता क्या रहेगी ये तो कांग्रेस से ही जाने, लेकिन सचिन पायलट आर पार के मूड में आ चुके हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं गहलोत सरकार को। 15 दिनों में अगर उनकी 3 मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में वो आंदोलन खड़ा करेंगे राजस्थान सरकार के खिलाफ और ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें एकदम बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं ये इसी प्रकार चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। तो क्या है 3 मांगे? वसुंधरा राज्य के घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग जल्द से जल्द, और इसके अलावा पेपर लीक प्रकरण में छात्रों को मुआवजे की मांग, जिनकी परीक्षाएं पेपर लीक के चलते वो नहीं दे पाए और उनको बहुत सा एक प्रकार से अर्जाना सा ही भुगतना पड़ा है, तो उनको मुआवजे की मांग। और RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसको भंग करके काबिल लोगों की इसमें भर्ती की जाए। ये 3 मांग है, तीनों ही एक प्रकार से अशोक गहलोत के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ नज़दीकियों की चर्चा सदैव रही है। वसुंधरा राजे ने आरोप लगाकर इसको अशोक गहलोत का एक हथकंडा बताया और दोबारा पुनः सत्ता प्राप्ति का एक जरिया बताया और दुष्प्रचार इसको बताया, जबकि पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान सरकार कटघरे में पूरे देश में बदनाम हो चुकी है, तो इसको दोबारा सचिन पायलट याद दिला रहे हैं। तो कुल मिला के ये जंग जो है अशोक गहलोत बनाम पायलट की, ये दोस्तों आज की नहीं है, 1980 से चल रही है, जब राजेश पायलट सचिन पायलट के पिता एक प्रकार से भरतपुर से लोकसभा की सीट जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। तो वो भी चाहते थे कि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में चुनाव हो। तो उधर अशोक गहलोत भी जब जोधपुर से जीतकर इसी सिलसिले को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उस समय PV नरसिम्हा राव के साथ नज़दीकियों के चलते अशोक गहलोत को ये मुख्यमंत्री का ताज मिला और कमान सौंप दी गई राजस्थान की।
तो कुल मिला के इससे कहीं ना कहीं राजेश पायलट नाराज थे और राजेश पायलट ने सीताराम केसरी जो चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांग्रेस का दोस्तों जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से था, उनके विरुद्ध चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं वहीं से ही पायलट परिवार के प्रति जो वरिष्ठ कई कांग्रेसी है वो खेमाबंदी में आ गए थे और ये जंग जो है 1980 में लगातार 1980 से चली आ रही है और आज तक चल रही है। और आज सचिन पायलट एक बहुत बड़े युवाओं के चहेते नेता के रूप में राजस्थान में जाने जाते हैं। तो क्या गुल खिलाएगी ये कांग्रेस की भीतरी अंदरूनी जंग और क्या कदम उठा रहे हैं सचिन पायलट, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि दोस्तों अब पहले भी हनुमान बेनीवाल की आम आदमी पार्टी के मुखिया से केजरीवाल से भी बात हुई थी और भगवत मान से भी वो मिल चुके थे। आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल बार बार सचिन पायलट की तारीफ कर चुके हैं और उनको नई पार्टी बनाने की सजेशन भी दे चुके हैं, कांग्रेस छोड़ने की उनको सलाह भी दे चुके हैं और कांग्रेस में अब उनका कुछ नहीं होने वाला है ये भी कह चुके हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात भी कह चुके हैं। तो ये गठजोड़ बन सकता है। सीपीएम के अमरा राम इसमें आ सकते हैं और बताया जा रहा है कि भीतर खाने इनकी मीटिंगें चल रही है, इनका सिस्टम चल रहा है, इनका गठजोड़ का खाका तैयार हो रहा है। तो क्या होगा वो खाका और इस खाके में कौन कौन से दल आ सकते हैं दोस्तों। राजस्थान में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक से कांग्रेस मजबूत होकर आई है, तो वहीं राजस्थान में आम आदमी पार्टी की संभावनाएं बहुत कम और क्षीण हो गई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इस प्रकार के तीसरे समझौते में आ सकती है अपनी छवि को निखारने के लिए, अपने वोट बैंक को वजूद अपना बनाने के लिए। तो आरएलपी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम और सचिन पायलट और बसपा भी जो 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की, और ये बहुत मुश्किल कदम होता है जब आपके 2, 4, 5 ही विधायक जीतने की स्थिति में हो। पूरे 200 विधानसभा में चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ा मजबूरी है कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए चुनाव लड़ना बहुत मजबूरी है, अपना वोट बैंक बचाए रखना होता है। तो इसके अलावा भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है, लगभग 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो कुल मिला के ये गठजोड़ बन सकता है और लगभग अगर ये गठजोड़ के घटकों को देखें तो दोस्तों 75 से अधिक सीटों पर ये प्रभावित कर सकती है, 75 से अधिक सीटों पर। और सचिन पायलट की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा होगा, 30 से 40 सीटें गुजर बाहुल क्षेत्र की दौसा, करौली, टोंक, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, अलवर, धौलपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्र में अपना वजूद रखते हैं। और इन लगभग 11-12 राज्यों की जो 58 सीटें हैं, उन 58 सीटों पर दोस्तों 2013 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटें जीती थी, लेकिन सचिन पायलट 2018 में अच्छी खासी मेहनत करते हुए इन्हीं राज्यों में इन 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने दिया। बहुत कम, महज 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2018 में जीत पाई थी और यहीं से कमोबश उनका अभियान और रथ रोकने की कवायद सचिन पायलट के द्वारा ही की गई थी और कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें जीती थी। तो 20 के लगभग ऐसी सीटें भी हैं इस क्षेत्र में। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो वर्तमान में 13 गुज्जर विधायक राजस्थान की राजनीति में, 25 के करीब राजपूतों को भी टिकटें मिलती है, जीत कर आते हैं। 31 के करीब वर्तमान में जाट विधायक हैं। 59 एसी की सीटें आरक्षित है, तो 59 के लगभग एसी समाज के लोग भी जीत कर आते हैं। 17 ही ब्राह्मण रहे हैं, कभी 60 के करीब ब्राह्मणों को टिकटें मिलती थी और लगभग जीतकर मैक्सिमम 60 के करीब विधायक कभी राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मण समाज के आए। लेकिन अब ये स्थितियां नहीं है दोस्तों। अगर बात करें जाट समाज की तो किन जिलों में जाट समाज राजस्थान में प्रभावी है और लगभग 50 से 60 सीट सीधे जाट समाज प्रभावित करता है। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, टोंक, जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और बाड़मेर जिलों में जाट बाहुल्य क्षेत्र भी माने जाते हैं और यहाँ अच्छी खासी स्थिति में जाट मतदाता है।
अगर इसी के समकक्ष बात करें, क्योंकि राजपूत जाति वर्ग के लोग भी दोस्तों अच्छे खासे राजस्थान में प्रभाव डालने वाले हैं और कमोबश ये भी 50 से 60 सीटें प्रभावित करते हैं। और इनकी जो सीटें हैं लगभग कॉमन कई राज्य हैं, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये लगभग राजपूत बाहुल जिले हैं जहां से 50-60 सीटें प्रभावित करते हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो दोस्तों करीब 25 के करीब राजपूत विधायक भी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो भाजपा यहाँ 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस भी 200 सीटों पर ही संभवित लड़ेगी। बसपा भी 200 सीटों पर घोषणा कर चुकी है। आरएलपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। समता समाज पार्टी भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन बहुत कम ये भी गठबंधन में आ सकती है। अगर यहाँ बसपा गठबंधन में नहीं आती है तो भीम आर्मी चंद्रशेखर की ये पार्टी समता समाज पार्टी जो कि 200 सीटों की चुनाव लड़ने की घोषणा करती है, तो इस गठबंधन में आ सकती है। एएमआई जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है 40 सीटों की घोषणा अभी तक करी है और आपने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। आप भी कभी मनसा थी कि 200 की 200 सीटों पर राजस्थान में विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उनकी तैयारियां नहीं हैं और ऐसे में राजस्थान में उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं बनती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति में करवट ले रहा एक नया तीसरा मोर्चा, और कैसे भादरा विधानसभा तक की, बलवान पुनिया तक की सीट प्रभावित हो सकती है। दोस्तों हम बात करें आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के साथ बलवान पुनिया की कोई बहुत शानदार रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही बलवान पुनिया भी अपने आप में धुरंधर सीपीएम के नेता माने जाते हैं, तो हनुमान बेनीवाल भी जाटों के एक प्रकार से आइकॉन माने जाते हैं राजस्थान में। और अगर बात करें सीपीएम उन्हीं की पार्टी के अमरा राम के कई ऐसे डिसीजन की और उनकी अवहेलना कर चुके हैं बलवान पुनिया। एक बार पार्टी से भी निष्कासित किया जा चुका था बलवान पुनिया को उनकी नहीं मानने के चलते, तो उनके साथ भी संपर्क जो है शानदार नहीं कहे जा सकते, लेकिन सचिन पायलट मेन कारक है। अगर ये इस गठजोड़ में आते हैं तो सचिन पायलट कहीं ना कहीं बलवान पुनिया जैसे विधायकों के चलते ही आज राजस्थान की सरकार को जो है वो डिगा नहीं पाए थे। ये बलवान पुनिया की ताकत को भी दर्शाता है, लेकिन बलवान पुनिया के साथ बेशक तीख जो है वो अंदरूनी बहुत बड़ी एक प्रकार से करवट ले सकती है और बलवान पुनिया की टिकट पर भी गाज गिर सकती है। और कई लोगों की अगर माने चर्चा तो बहुत ज़्यादा इसको लेकर तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन की चर्चा भी अभी बल्ला बल्ला प्रारंभ हुई है। तो कुल मिला के अगर एक दो जानकारों की माने तो सुरजीत बिरजारनिया या फिर बलवान फगेड़िया आदि माकपा नेता भी पसंद बन सकते हैं टिकट की। तो बलवान पुनिया ऐसे में क्या करेंगे? बलवान पुनिया निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। अपना एक उनका खुद का वोट बैंक उनके दमों पर दोस्तों इस क्षेत्र में यहाँ बना है और बलवान पुनिया इतने बड़े यहाँ कद्दावर लीडर नेता बन चुके हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट के साथ सीधी उनकी टक्कर की बातें की जा रही है। कांग्रेस यहाँ बहुत पिछड़ी हुई है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस की टिकट यहाँ बंट सकती है? अगर ये तीसरा मोर्चे की कवायद होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ टिकट देगी। तो उसके बाद में तो दोस्तों यहाँ समीकरण एकदम से बदल जाते हैं। कांग्रेस भी फिर अपने मजबूत से मजबूत उम्मीदवार को यहाँ से उतारने का प्रयास करेगी और मजबूत से मजबूत उम्मीदवारों में दयानंद बेरवाल हो या फिर एसपी सिंह बढ़िया हो या फिर बजरंग सहारण हो, इस प्रकार से कोई भी उम्मीदवार लेकर आ सकती है कांग्रेस। लेकिन ये संभावनाएं राजस्थान की राजनीति में तीसरे मोर्चे के रूप में दिखाई देने लगी हैं। अगर 2018 चुनाव की बात करें केंद्र की, तो दोस्तों कांग्रेस को जो सीटें मिली थी 2018 की बात करें तो 100 सीटें कांग्रेस को मिली थी राजस्थान में। जो बात करें तो 39.30% ही वोट जो है कांग्रेस को मिला था 2018 में, 39.30% और 100 सीटें मिली थी। और अगर बीजेपी की बात करें जो उनको 73 सीटें मिली थी, 38.70% उनको वोट मिले थे।
तो करीब करीब अगर मानकर चले तो 1% के करीब वोट बैंक घटा था बीजेपी का, लेकिन इस 1% में सीटों का कितना अनुपात आ जाता है दोस्तों, करीब 25 से भी अधिक सीटों का अंतर आ जाता है। बसपा की बात करें तो 6 सीट बसपा को मिली थी, मात्र 4% वोट बैंक था बसपा का उस समय 2018 में, और आरएलपी 3 सीटें जीती थी 2.4%, और बीटीपी 2 सीटें जीती थी 0.7%, और सीपीएम का जरूर 1.2% था, 2 सीटें सीपीएम ने भी जीती थी। रालोद ने 1 सीट जीती, 0.3% मत उनको मिले थे। निर्दलियों की बात करें तो 13 सीटें निर्दलियों ने जीती थी, 9.5% मत उनको मिले थे। इसकी बनिस्बत 2013 की अगर बात करें तो 2013 में बीजेपी 163 सीटें जीत कर आई थी, 45.2% मत मिले थे। अर्थात कांग्रेस की कोई लहर 2018 में हम नहीं मान सकते, क्योंकि 39% ही मत मिला था। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की लहर जरूर मान सकते हैं, क्योंकि उनको 45.2% मत मिला था। पूरे राजस्थान की जनता वसुंधरा राजे को लाना चाहती थी, और मोदी का भी फैक्टर उस समय था। तो कांग्रेस उस समय मात्र 21 सीटों पर सिमट चुकी थी, 33.1% ही वोट कांग्रेस को मिले थे। तो बसपा को उस समय 3.4% ही वोट मिले थे, 3 मात्र सीटें बसपा ने जीती थी। एनपीपी ने जरूर यहाँ 4 सीटें जीती थी, 4.3% वोट बैंक एनपीपी का था। तो कुल मिला के देखा जाए तो निर्दलियों की संख्या भी अगर देखें तो 8.2% वोट 2013 में भी निर्दलियों को मिला था, और 7 सीटें निर्दलियों ने निकाली थी। उस हिसाब से देखा जाए तो निर्दलीय खड़े नहीं होंगे, और जो ये वोट बैंक है वो थर्ड फ्रंट में, तीसरे मोर्चे में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 5 साल कांग्रेस, 5 साल जो बीजेपी का एक प्रकार से प्रचलन सा चला आ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें पलवित हो रही थी, उनको कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है इस तीसरे मोर्चे से। तो देखने वाली बात है दोस्तों, हमारी नज़रें बनी रहेगी। आज के लिए समीक्षा में इतना ही। अब 16 मई को क्या विशेष दिवस है, आज के दिन क्या खास है, उसके बारे में बात करें तो 1975 को सिक्किम आज के दिन 22वां राज्य बना था भारत का। 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी 10 में पीएम बने थे भारत के। और आज के दिन डेंगू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और विश्व शांति दिवस के रूप में भी आज का दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है। तो नोर से शुरुआत करते हैं मंडियों के भाव की। अरंडी के भाव 5809, गेहूं के भाव 2117, ग्वार के भाव 5475, जबकि चना 4700, सरसों 4725 रुपये प्रति कुंटल, जौ 1718.80, और तिल के भाव 13,205 रुपये प्रति कुंटल, मोठ 6532। जबकि आदमपुर मंडी में आज नरमा बिका है 8,080, सरसों बिकी 4890, और ग्वार बिका है 5411, गेहूँ बिकी है 2300 रुपये प्रति कुंटल, जौ बिका है 1800। आज के अंतिम मंडी सरसा मंडी में गेहूँ बिका है 2125, जौ के भाव 1750, जबकि नरमा 7577, कपास बिका है 9300, सरसों बिकी है 4780 रुपये, ग्वार बिका है 5330 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज बताए तो 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर आज मैक्सिमम रहा है दिन भर, और 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाओं का झोंका भी आपने देखा होगा, आंधी की तरह आज हवाएं चल रही थी। 74% लगभग बादल दिन भर छाए रहे थे। रात्रि को भी कमोबस 40-45% बादल आसमान में छाए रहेंगे। 32 से 40 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को बना रहेगा। 17 मई को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज कल का, तो 30 से 39 डिग्री टेम्परेचर दिन में, जबकि 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर कल मैक्सिमम दोपहर को। तो 42 डिग्री मैक्सिमम रहेगा, 32 से 33 डिग्री देर शाम को, और 7 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। कल आंधी आएगी, धूल भरी आंधी भी आ सकती है, और लगातार हवाएं चलेगी दिन भर, जो कि रात को जाकर ज़रूर कुछ शांत होगी।
और लगभग 100% ही बादल छाए रहेंगे और दिन में भी 0.2 mm बरसात का और देर शाम को भी 1.3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है। तो लगातार 4-5 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। पश्चिम विक्षोभ जो मोचा तूफान पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा है दोस्तों, इसका असर मौसम के रूप में देखा जा रहा है। परिवर्तनशील मेघ आपको 2-3-4 दिन लगातार दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।